Hello. Good morning, everybody. Is I'm audible? Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. Uh, so in last session, we have discussed how to install different IDs, and we have briefly discussed about the features of Python and what are the different pros and cons of Python. And we have seen how to work around in Jupyter Notebook. ठीक है, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर की थी और मैंने आप सबको कहा था कि आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लें आपके डिवाइस पर। तो किसी को इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आई है या सबका इंस्टॉल हो गया है? Hello, sir. हाँ सतेज। I have installed Anaconda, but there was a problem installing PyCharm. Okay. Not able to get the problem because it is asking about license and all. No, PyCharm is also available in the Anaconda. Yeah, I am launching that in Anaconda itself. But after launching it, I am prompted to enter username and password. Okay. After entering the password, it is not getting installed. I don't know what is happening. Okay. Basically, I have told you in last lecture also that PyCharm is a paid ID, and Okay. you can download a trial version of that for 30 days. And if you want to use the PyCharm uh, with free without any cost, then there is community edition, separate edition of PyCharm with the name community edition is also available on the website of JetBrains. I think JetBrains is the organization that look after this ID. So you can install download that community version and you can install it separately. Okay. Because Anaconda will be asking you about the email ID and password. So you don't have account on that. Yes. So you can download the community version and install separately. Okay, sir. We'll try that. Okay. Thank you. Any other issue? Any other person has any issue with the installation? Okay. I think everybody has completed installation on their device. क्योंकि जब तक आप ये इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो जो आपको जो भी हम यहाँ पे प्रोग्राम्स रन करेंगे और उसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस करने हैं प्रोग्राम्स के, तो वो सारी चीजें आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। और ऑनलाइन ऑप्शन तो है, ऑनलाइन आईडीज हैं जिन पे आप रन करके चीजें देख सकते हैं, बट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि हम एनाकोंडा ही प्रेफर करने वाले हैं। और एनाकोंडा में हम जो सारा डिस्कशन करेंगे जुपिटर में, एनाकोंडा में भी जुपिटर में, तो अगर आपका सेम इन्वायरमेंट आपने सेट कर रखा है तो ज्यादा इशू नहीं आते हैं डिस्कशन में। अदरवाइज क्या होता है कि हर एक आईडी हर एक इन्वायरमेंट में थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं और थोड़ा सा ऑप्शंस वगैरह डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बट नो इश्यूज, आप कोई भी एक आईडी यूज कर सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, अब हमें उसको आगे कंटिन्यू करना है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी, यूज ऑफ पाइथन, इंट्रोडक्शन, फीचर्स, लिमिटेशन, देन दिस कंपैरिजन, देन हम यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम पे थे। ठीक है, वी वर अबाउट टू रन द फर्स्ट प्रोग्राम और उसके बाद हमने हमारा आईडी ओपन करा था
जुपिटर, और जुपिटर पे हमने वहाँ पे पूरा आईडी एक्सप्लोर करा था कि डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं और इन डिफरेंट ऑप्शंस में किस तरह से हमें इनको यूज करना है। ठीक है, अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है, तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग की अगर आप बात करें तो उसमें एक टर्म आता है वेरिएबल, कि भाई ये वेरिएबल क्या है। देखिए मैं एक थोड़ा सा आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोग्रामिंग जो है ये है क्या और इसको क्यों करना है, और अगर करना भी है तो किस तरीके से करते हैं। लॉजिक बिल्डिंग अलग, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग किस तरह से करनी है। अभी हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि ये प्रोग्राम है क्या, और ये जो हम प्रोग्राम से मतलब क्या है, प्रोग्राम मतलब क्या सेंस है। प्रोग्राम हम कहते हैं ना एक टर्म प्रोग्राम, तो देखिए प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। किसी भी लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो प्रोग्राम मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड टास्क। ठीक है, ये बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन दी है। आप इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट डेफिनेशंस अवेलेबल होंगी, बट अगर एक बिल्कुल एकदम आम भाषा में कहें तो एक प्रोग्राम ये है। ठीक है, आपको आपके डिवाइस से कोई टास्क परफॉर्म कराना है, और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो हो सकता है एक भी हो या मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, और उन इंस्ट्रक्शंस को आप एक लॉजिकल यूनिट में कंबाइन कर देते हैं, और ये लॉजिकल यूनिट इसको आप कहते हैं एक प्रोग्राम। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम। अब बात हम करते हैं कि ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। थोड़ा सा इस पे हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर से क्या मतलब है। प्रोग्राम की स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं, एक मिनट में इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड में ले लेता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। व्हाइट बोर्ड विजिबल है आप सभी को? ओके, Yes, sir. हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात करी प्रोग्राम की। प्रोग्राम इज व्हाट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, टू परफॉर्म एनी डिजायर्ड टास्क, ये हो गया आपका प्रोग्राम। दिस इज द प्रोग्राम। अब हम प्रोग्राम की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप देखेंगे कोई भी हम टास्क करते हैं। अच्छा, एक मैं एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, कोई भी इसको आंसर कर सकता है। अगर मान लीजिए मुझे मेरा आधार कार्ड बनवाना है, तो क्या प्रोसेस रहेगी, मतलब सेंटर पे जाने के बाद क्या प्रोसेस रहेगी, कोई बता सकता है? एनीबडी, एनीबडी लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन? चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, आप नहीं बताना चाह रहे हैं तो। सिंपल सी बात है, आप सेंटर पे जाएंगे जहाँ भी आधार आईडी आपको क्रिएट करनी है अपनी, तो किसी एक सेंटर पे, डिफरेंट सेंटर से वहां पे आप गए, और वहां पे आप क्या करते हैं, आप आपके सारे डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, उन डिटेल्स के सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी कुछ बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ली जाती है। इसके अलावा जो आपने आपके पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, वो सारी चीजें इनपुट की जाती हैं इन अ कंप्यूटर, और उसके बाद उसको प्रोसेस करके एक आपको एक वहाँ पे टिकट दे दी जाती है या एक्नॉलेजमेंट दे दिया जाता है कि आपका आधार जो है वो इन प्रोसेस है, और इसके बाद अब मतलब आपकी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं, और अभी आपको ये विद इन टाइम ड्यूरेशन
जो भी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन है 15 डेज 1 मंथ, उसमें आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपने एड्रेस दिया है वो आप उस एड्रेस पे ये रिसीव कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? इसी तरह से सेम वे में अगर मान लीजिए आप किसी बैंक में जाते हैं, आपको अकाउंट ओपन करना है, तो वहां पे क्या प्रोसेस होती है? सेम प्रोसेस रहेगी, वहां पे भी आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपने डिटेल्स भरे हैं फॉर्म में, उनके सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपसे लिए जाएंगे, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे लेने के बाद कुछ कंप्यूटर में कुछ एंट्री करी जाएगी उनके एंड पे। ठीक है, और उसकी एंट्री करने के बाद जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन हो, 1 दिन 2 दिन, विद इन सम आवर्स, ठीक है, या इंस्टेंट भी हो सकता है, तो वो आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, दिस इज योर अकाउंट नंबर, और फिर बाकी आगे की प्रोसेस जो जो भी हो आगे की प्रोसेस है ना, कि फिर ये आपका एटीएम कार्ड कैसे आएगा वगैरह वगैरह, वो सारी अलग चीज है। ठीक है, तो ये रहती। तो अगर आप इन दो एग्जांपल्स को ध्यान से देखें, तो क्या आप इस पूरी प्रोसेस को, ये जो भी हमने दो प्रोसेसेस डिस्कस की हैं, क्या इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस में? कर सकते हैं क्या हम इसको कैटेगराइज? कई सारी चीजें कॉमन थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। कॉमन ये था यहाँ पे कि सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने कुछ डेटा इनपुट किया इनटू द सिस्टम। ठीक है, डेटा इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद जो भी उसका वैलिडेशन वगैरह है वो हुआ होगा, और वैलिडेशन होने के बाद जो एक्चुअल लॉजिक है ना, आखिर अकाउंट ओपन करना है या आधार नंबर बनना है, आपका आधार कार्ड बनना है, तो क्या होता है वहां पे? एक आपको यूनिक नंबर दिया जाता है ना, 10 डिजिट का, 16 डिजिट का, या अकाउंट नंबर का जो भी फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा, और दैट विल आइडेंटिफाई कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है या आपका आधार कार्ड बन गया है। तो ये यूनिक नंबर जनरेट करने का कोई ना कोई तो लॉजिक होगा वहां पे। ठीक है, जिसके बेसिस पे ये जनरेट किया जा रहा है नंबर। ठीक है, उस नंबर में भी अगर आप उसको कभी ध्यान से देखें तो उसको डिकोड किया जा सकता है, उसमें कुछ कि आपका स्टेट क्या है, रीजन क्या है, और फिर उस स्टेट के अंदर क्या सिटी है, सिटी के अंदर क्या लोकेलिटी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें रहती हैं। खैर वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, बट उसको डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने नंबर तो दे दिया, नंबर सॉरी कुछ लॉजिक, जो लॉजिक जिसके थ्रू ये नंबर जनरेट हुआ है वो उसको हम बिजनेस लॉजिक कह सकते हैं, या मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम कह सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ रिसीव होता है, आउटपुट रिसीव होता है इन एनी फॉर्म, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो, चाहे आपके मोबाइल पे मैसेज आए, या ई आधार कार्ड आ जाए, या ई स्टेटमेंट, कोई भी। ठीक है, तो किसी न किसी फॉर्म में कुछ आउटपुट आपको रिसीव होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, और योर आधार नंबर हैज बीन, योर आधार कार्ड हैज बीन प्रोसेस्ड, इस तरह का कुछ मैसेज आता है। तो यहाँ पे देखिए तीन चीजें हैं, एक है आपका इनपुट, दूसरा है आपका मेन लॉजिक, और तीसरा पार्ट है आपका आउटपुट। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो हैं, ये आप जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम मिलेगा, वहां पे ये तीन चीजें रहती हैं। ठीक है, इनपुट, बिजनेस लॉजिक और आउटपुट। ठीक है, तो आपको जब भी प्रोग्राम करना है, आपको मान लीजिए मैं दूं कि आप एक एडिशन का प्रोग्राम बना दीजिए। ठीक है, तो आप आपको कुछ नहीं करना, बहुत नॉर्मल सा प्रोग्राम है, दो वेरिएबल्स को ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आपको वेरिएबल्स को या दो वैल्यूज को ऐड करना है, तो आपको पहले कोई एक वैल्यूज तो चाहिए होंगी ना, दो यूनिक वैल्यूज जिनको आप ऐड करेंगे। तो वो वैल्यूज कैसे मिलेंगी आपको? ठीक है, तो वो हो गया इनपुट का पार्ट। अब वो वैल्यूज रिसीव होने के बाद आपको क्या करना है? उस पे एडिशन का लॉजिक लगाना। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन लॉजिक प्रोग्राम का। और उसके बाद आपको क्या करना है? जो भी आपने रिजल्ट जनरेट किया है वो यूजर को कन्वे करना है कि भाई ये आपका जो भी लॉजिक था वो प्रोसेस हो गया है, और ये आपका रिजल्ट आया है, और ये आपको रिजल्ट ये बताया जा रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया आउटपुट का पार्ट। अब ये आउटपुट या तो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करके ले सकते हैं या आप किसी और फॉर्म में भी ले सकते हैं। नॉर्मली जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले के थ्रू ये आउटपुट का पार्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें रहती हैं जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो अब जब ये जो स्ट्रक्चर है, जो हम प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट जो है प्रोग्राम का, इसको आप इनपुट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो आपका प्रोग्राम है इसमें होगा आपका बिजनेस लॉजिक या मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। नॉर्मली ज्यादातर इसको हम बिजनेस लॉजिक कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बिजनेस लॉजिक मतलब जो भी आप ऑब्जेक्टिव अचीव करने जा रहे हैं उसका जो मेन लॉजिक है, ठीक है, वो यहाँ पे आप लिखते हैं। और लास्ट है आउटपुट। तो ये 3 पार्ट रहते हैं आपके किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है, अगर आप कोई भी किसी भी लैंग्वेज में करें, ये 3 पार्ट रहते हैं। ठीक है, तो अब जो हम पाइथन का प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो इसमें ये 3 पार्ट रहेंगे। क्लियर है? अब इनपुट की हम बात कर लेते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया कि आपको ऑब्वियसली कोई भी प्रोग्राम में आपको कुछ तो कुछ इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जब आप इस प्रोग्राम में देंगे, इनपुट करेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ चीज आपको चाहिए, कोई एंटिटी आपको चाहिए जिसमें आप ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें और फिर इस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस कर सकें और फाइनली जो रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको भी आप स्टोर करके रख सकें और आउटपुट पे डिस्प्ले कर सकें। तो इन इस टास्क के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टर्म आता है हमारे पास वेरिएबल। ठीक है, एक टर्म आता है आपका वेरिएबल। तो ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल को आप एज अ कंटेनर समझ लीजिए। ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उसके लिए वेरिएबल एक बॉक्स है या कंटेनर है या होल्डिंग कह सकते हैं आप, प्लेटफॉर्म है, कुछ भी आप उसको कह लें। तो ये वेरिएबल क्या करता है, जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन ये वेरिएबल होल्ड करता है और इसको आगे इसको जो प्रोसेस करना है तो उस प्रोसेसिंग में ये वेरिएबल हेल्प करता है या इस वेरिएबल का यूज किया जाता है। और फाइनली जब हमें जो भी रिजल्ट आया है वो हमें जब डिस्प्ले करना होता है, उसको स्टोर करना और डिस्प्ले करना, तो उसके लिए भी इस वेरिएबल का हम यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको मान लीजिए जैसे आपको कोई भी चीज रखनी है, ठीक है, आपको उसके लिए आपको कुछ या आपको मान लीजिए कोई भी टास्क करना है, मान लीजिए आपको खाना ही बनाना है, तो खाना बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ कुकिंग वेयर्स रिक्वायर्ड होंगे ना। आपको जो भी आपका रॉ मटेरियल उसको कहीं ना कहीं होल्ड करके रखना पड़ेगा। फिर उसको कुक करना है तो उसको कैसे कुक करेंगे, किसी भी चीज में होल्ड करना पड़ेगा ना उसको। और फिर उसके बाद जब आप उसको खाना चाहते हैं या उसको सर्व करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी फिर आपको इन यूटेंसिल्स की या कुकिंग वेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी टू सर्व दिस। ठीक है, तो वही है, ये काम हमारा वेरिएबल का है। क्लियर है? मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या है। और हम इसको वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ये चेंज हो सकती है विथ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, इनिशियल में कुछ एक वैल्यू थी, फिर बाद में जाके वो वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, और फिर कुछ देर बाद और कोई वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे क्या, ये वेरिएबल जो है इसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन रखते हैं वो चेंज हो सकती है। वेरिएबल का मतलब ही यही है जो टाइम के साथ वेरी करे। ठीक है, तो वेरिएबल। अब इसी में एक सेकंड कैटेगरी भी होती है जो कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, कांस्टेंट। ये एक दूसरी कैटेगरी है। इसमें क्या है, ये फिक्स है। ठीक है, इसमें जो आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं ये थ्रू आउट द प्रोग्राम आपका वो इंफॉर्मेशन फिर वो चेंज नहीं हो सकती, वो एज इट इज रहेगी। जो भी आपने इसमें वैल्यू या इंफॉर्मेशन स्टोर की है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो कभी कभी कई बार हमें ऐसी भी सिचुएशन आती है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है
वो हम नहीं चाहते कि जिनको कोई भी चेंज कर पाए। जैसे कुछ आपके ग्राउंड रूल्स हो सकते हैं या कोई क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप चाहते हैं कि ये चेंज कोई नहीं कर पाए, तो इसको हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है? एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, तो ये दो चीजें रहती हैं हमारी, ठीक है? अब वेरिएबल्स में हम बात करते हैं। एक मिनट मैं इसको क्लोज कर दूं। विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। एक डेफिनेशन भी दी हुई है, इज अ नेम्ड लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। तो वेरिएबल क्या है? ऑब्वियसली आपको कुछ भी, कंप्यूटर में आप कुछ भी प्रोसेसिंग करते हैं तो मेमोरी आपको रिक्वायर्ड है। मेमोरी के बिना आप कंप्यूटर में कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते और उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, जो भी आपकी मेमोरी है उसमें से एक पर्टिकुलर ब्लॉक कह लें या सेल कह लें या एक पोर्शन कह लें, वो आप रिजर्व कर देते हैं और उसका एक नाम रख देते हैं आप कि इसका नाम ए है या बी है या सी है, जो भी है हमने रख दिया है। और इसमें हम कुछ एक वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? तो ये रहता है वेरिएबल। क्लियर है? अब वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशन क्या है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशंस, यहाँ पे आप वेरिएबल के जो आपको नाम रखने हैं, देखिए हर एक वेरिएबल को कैसे आप यूनिकली फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हर प्रोग्राम में कोई एक वेरिएबल नहीं रहता है, मल्टीपल वेरिएबल्स रहते हैं और मल्टीपल कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है? तो यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं? तो उसके लिए आपको उसको एक नेम देना पड़ेगा टू यूनिकली आइडेंटिफाई दैट वेरिएबल, ठीक है? अब इस नेम जो है, ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी नेम दे सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं पाइथन में कि आपको किस तरह से उनको नेम करना है। तो सबसे पहली चीज, आपको जो भी वेरिएबल्स का नेम रखना है उसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? लेटर्स का यूज कर सकते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल, जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं आपके ए टू जेड, तो कैपिटल एंड स्मॉल उनका यूज कर सकते हैं। फिर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स, डिजिट्स मतलब 0 से 9 जो आपके नंबर्स हैं, उनका इंटीजर वैल्यूज हैं, उनका यूज कर सकते हैं। और अंडरस्कोर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब नेम जो है, द नेम कैन नॉट बिगिन विथ अंडरस्कोर और अ डिजिट, ठीक है? नेम का स्टार्टिंग मस्ट बी अ लेटर, ठीक है? अब इसमें स्पेशल सिंबल्स आप ऐड नहीं कर सकते, जैसे वाइट स्पेसेस जो हैं या साइंस हैं, जो एक्सक्लेमेशन मार्क हैं, एट द रेट है, डॉलर का, जो अलग अलग सिंबल्स आपको दिखते हैं वो आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। और जो भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं पाइथन में, कुछ एक रिजर्व वर्ड्स हैं, उनकी भी अभी हम बात करेंगे, वो आप वो वर्ड्स यूज नहीं कर सकते टू नेम अ वेरिएबल, ठीक है? और वेरिएबल के जो नेम्स हैं, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो अगर मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया है और उसका नाम रखा है कैपिटल ए बी सी, और एक और वेरिएबल है जिसका नाम है स्मॉल में ए बी सी, तो ये दो वेरिएबल्स दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है? अगर एबीसी रखा है तो उसको जब भी कैपिटल एबीसी रखा है तो एक्सेस करते वक्त भी आपको कैपिटल एबीसी ही वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिख रहा है, जैसे नंबर है और ये नंबर है, दो नंबर है ना? तो एक नंबर ये जो है ये स्मॉल में है पूरा, और इस एक सेकंड वाला जो नंबर है इसमें कैपिटल में एन है। तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सेम नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो गई है तो हमें लगे कि नहीं दोनों तो सेम ही है, नहीं ऐसा नहीं। क्लियर है? तो ये दो डिफरेंट है, केस सेंसिटिव है आपकी पाइथन। और यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं ये डिफरेंट, इनके नेम जो हैं ये आपको ध्यान में रखने। तो ये नेमिंग कन्वेंशन वैसे ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। जो दूसरी लैंग्वेजेस जिन्होंने पढ़ी हुई हैं वो बिल्कुल सेम ही है, वही नेमिंग कन्वेंशन है जो दूसरी लैंग्वेजेस में फॉलो किया जाता है, ठीक है?
एक रिजर्व्ड कीवर्ड, हाँ ये रिजर्व्ड कीवर्ड जो अभी हमने बात की थी कि दीज आर द रिजर्व्ड कीवर्ड्स। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनकी ऑलरेडी प्री डिफाइंड मीनिंग है पाइथन में, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज के टर्म में इनकी अपनी सेपरेट मीनिंग है। तो आप इन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते किसी वेरिएबल के नेम में, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एरर का मैसेज मिलेगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखनी, यहाँ पे ये सारे कीवर्ड आपको रिजर्व वर्ड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये अभी हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। एज जैसे जैसे हमें जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके बारे में हमारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट ये कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है, इनकी अपनी कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग्स हैं, बस इतना अभी ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्योंकि अभी हमने नेमिंग की बात की, तो एक टर्म आता है आइडेंटिफायर की, भाई ये आइडेंटिफायर क्या है। तो आइडेंटिफायर क्या है? जो आप नेम दे रहे हैं ना किसी भी वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लास को, ये सारे क्या है, नेम जो आप दे रहे हैं वो आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जिसको यूज कर रहे हैं उसको हम कहेंगे दिस इज एन आइडेंटिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन में हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी नेम का यूज कर रहे हैं, फंक्शन को आइडेंटिफाई, अलग अलग फंक्शन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए नेम का यूज कर रहे हैं, क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए नेम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिफायर्स नेम और वेरिएबल में ये कुछ चीजें थी जो हमें समझनी थी, ठीक है। अब दो फंक्शंस हैं, एक है इनपुट फंक्शन, एक है प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन से आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, प्रिंट फंक्शन के थ्रू आप क्या करते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं किसी भी मैसेज को, आप प्रिंट कर सकते हैं, कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ भी डिस्प्ले करना है, मतलब स्क्रीन पे प्रिंट, सिंपल सी बात है, प्रिंट मतलब क्या हो रहा है, स्क्रीन पे आप डिस्प्ले कर रहे हैं मैसेज, ठीक है। तो स्क्रीन पे मैसेज के फॉर्म में आपको कुछ भी डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए पाइथन में हम प्रिंट फंक्शन है, ये फंक्शन है बेसिकली, ये कीवर्ड नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रिजर्व्ड कीवर्ड की लिस्ट में ये प्रिंट नहीं आएगा, ठीक है। प्रिंट फंक्शन है। अभी ये डिफरेंस क्या है, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है, ये अभी आपको क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बट ये कीवर्ड नहीं है, दिस इज अ फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। और इसी तरह एक और फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन। अगर आपको कुछ भी वैल्यूज जो हैं वो यूजर से इनपुट करानी, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूजर कीबोर्ड से कुछ मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइप करेगा, और ये जो इंफॉर्मेशन कीबोर्ड के थ्रू टाइप की जा रही है इसको रीड कौन करेगा, इसको रीड करता है इनपुट फंक्शन, ठीक है। इसको रीड करके और किसी वेरिएबल में स्टोर करने का काम, ये काम होता है हमारा इनपुट फंक्शन का। क्लियर है? तो दो फंक्शंस हैं यहाँ पे, एक है इनपुट, एक है प्रिंट। आपको नाम से ही क्लियर रहेगा कि दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं। तो एक जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करके वो स्टोर कर रहा है, इंफॉर्मेशन गिवन फ्रॉम द कीबोर्ड, स्पेसिफिकली कीबोर्ड, ठीक है। और प्रिंट क्या कर रहा है, जो भी आपको मैसेज स्क्रीन पे देना है यूजर को, आप उसके थ्रू दे सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे डेटा टाइप्स की हम बात करते हैं। डेटा टाइप क्या है, एक ब्रीफ में मैं आपको बता दूं। देखिए, आपको जो मैंने अभी कहा ना कि आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, इंफॉर्मेशन आप इनपुट करते हैं प्रोग्राम में। अच्छा, किसी को कोई डाउट है अभी तक जितना हमने डिस्कस किया, तो हम पहले उस पर बात कर लें। कोई डाउट है किसी को, या किसी को कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज वगैरह या कोई इशू है तो वो बताएं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं निशांत। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल, हम सॉरी, डेटा टाइप क्या है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें प्रोग्राम में कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट करनी रहती है, और ये इंफॉर्मेशन जो है, या डेटा कह लें, बेसिकली इंफॉर्मेशन भी ना कहें, डेटा कहें, हमको कुछ डेटा इनपुट करना होता है प्रोग्राम में, और ये डेटा के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है।
जैसे कभी आपको कुछ नंबर्स वगैरह इनपुट करना, ठीक है, तो ये एक अलग टाइप का डेटा हो गया, न्यूमेरिकल टाइप का डेटा। फिर आपको कभी हो सकता है कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस इनपुट करने हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक डिफरेंट फॉर्मेट हो गया डेटा का, ठीक है। फिर कभी आपको हो सकता है कोई और फॉर्मेट, जैसे यस और नो में आपको कुछ इनपुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या, अलग अलग टाइप रहते हैं डेटा के। जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन जो आप इनपुट कर रहे हैं प्रोग्राम में, इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे वही कुछ टाइप्स बताए गए हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। सिंपल सी बात है, जो टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है डेटा और टाइप, बस इसको आपको याद रखना है, डेटा का क्या टाइप है, डेटा टाइप बस यही बता रहा है, ठीक है, कि किस तरह की वो इंफॉर्मेशन है जो आप स्टोर कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, स्ट्रिंग है। तो इंटीजर में जो आपकी रियल नंबर्स, सॉरी रियल नंबर कह रहा हूँ, होल नंबर्स जो हैं, जैसे 1 2 3 एंड 250 350, ये सारी जो वैल्यूज हैं वो हो गई आपकी इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। फ्लोट में आपके जो नंबर्स हैं, जैसे 1.225 जिसमें डेसिमल का पार्ट भी आ जाता है, तो वो सारी वैल्यूज आपकी फ्लोट कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है। फिर बुलियन जो है, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको यस और नो, ट्रू और फॉल्स, आपने अगर किसी ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है पहले तो उनको आइडिया होगा। इस पे अभी हम ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे जब हम इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू हैं, आपको देनी है, तो यहाँ पे ये बुलियन टाइप यूज करते हैं। कई बार ट्रू फॉल्स भी ना कह के 0 1 कह देते हैं, कि आइदर द वैल्यू कैन बी 0 और द वैल्यू कैन बी 1। ओके। देन स्ट्रिंग, जैसे मैंने कहा कि एक कोई पर्टिकुलर किसी पर्सन का नेम इनपुट करना है आपको, तो वो नेम आपने इनपुट कर दिया, ठीक है। या आपको कोई बड़ा सा मैसेज करना है, हाय हाउ आर यू, तो ये सब क्या है, ये स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स नहीं, बेसिकली लेटर्स कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, दूसरे सिंबल्स भी आ जाते हैं, बट दिस इज वन स्ट्रिंग, एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग। बाकी कुछ अदर डेटा टाइप्स भी होते हैं हमारे पाइथन में, जैसे लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। तो इसके बारे में अभी हम जब इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तब वहां पे हम इनको समझेंगे कि ये क्या है और इनको किस तरह से, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, बाकी सारी चीजें। तो बस ये अभी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये कुछ डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर। तो दो कैटेगरीज बना दी हैं इनकी, एक फंडामेंटल डेटा टाइप्स और एक अदर डेटा टाइप्स। तो फंडामेंटल में ये 4, और इसके अलावा ये कुछ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और ये सारे नहीं लिस्ट किए गए हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी कुछ और हैं, बट जो आपके काम के हैं वो यहाँ पे इनलिस्ट किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटीजर की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, सेल प्राइस अंडरस्कोर प्राइस, और इसकी एक वैल्यू दी गई है 2429, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन कैसे करना है, जिन्होंने दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं उनको मैं बता दूं कि पाइथन, जब आप पाइथन में वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वहां पे आपको डेटा का टाइप डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली डेटा, जो भी आपका वेरिएबल है उसका नाम दें, और वहां पर जो भी वैल्यू आपको इनपुट करनी है वो वैल्यू आप इनपुट कर सकते हैं, ओके। Okay. अब जो दूसरी चीज है, एक तो हो गया कि आपने भाई इंफॉर्मेशन यहाँ पे बतानी नहीं है कि क्या टाइप की आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पे किसी एक वेरिएबल में, जो जिन्होंने जो पहली बार पाइथन पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये कंफ्यूजिंग नहीं होगा, बट जिन्होंने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी हुई है उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है कि आप वैल्यू पास कर दीजिए वेरिएबल के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा है सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 2429, ठीक है। तो अभी सेल्स प्राइस में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर है,
सेल प्राइस नाम के वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर है, ठीक है। लेकिन आगे जाकर मान लीजिए आपको लेटर आपके प्रोग्राम में आपको कुछ 10 लाइंस के बाद आपको लगा कि नहीं, सेल प्राइस जो है इसमें मुझे एक फ्लोट वैल्यू चाहिए, मतलब 2429.23 चाहिए। तो वहां पे आपको उसको कुछ भी एडिशनल प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करते हैं, सेल प्राइस और उसमें जो भी वैल्यू आपको देनी है वो वैल्यू इक्वल टू का सिंबल लगा के जो भी वैल्यू आपको पास करनी है वो वैल्यू आप पास कर देते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये एक एक यहाँ पे एक इजीनेस है आपकी पाइथन में। आपको बार बार जैसे जो दूसरी लैंग्वेजेस है उसमें क्या होता है, एक बार जो टाइप डिक्लेयर कर दिया है वो चेंज नहीं होगा, थ्रू आउट द प्रोग्राम वही चलेगा, आपको दूसरा वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप दूसरी वैल्यू भी, दूसरी टाइप की वैल्यू भी पास कर सकते हैं उसी वेरिएबल में और इट विल रेडली एक्सेप्ट, ठीक है। क्लियर है? अच्छा चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा हो, थोड़ा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। अभी जितना हमने डिस्कस किया थोड़ा सा उसमें ज्यादा क्लियर हो जाता है, जब चीजें दिखती हैं तो ज्यादा समझ में आती हैं। सभी को विजिबल है स्क्रीन? Yep. ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स पहले से ऐड है, हम एक यहाँ पे बनाते हैं नया प्रोग्राम। जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, तो सिंपल है, आपको कोई भी नाम दे दें आप वेरिएबल का। जैसे हमने यहाँ पे सम ले लिया है और आपने कहा कि 1 2 3, ठीक है। अब इसको हम एक बार प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स आप देख रहे होंगे, प्रिंट और उसके बाद ब्रैकेट, और जो भी आपको वेरिएबल का नाम आपने जिसका भी आपको वैल्यू प्रिंट करनी है स्क्रीन पे वो आप प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको रन करते हैं हम, तो ये 1 2 3 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम, जो अभी मैं कह रहा था कि इसमें हम अनदर काइंड ऑफ वैल्यू भी पास कर सकते हैं, तो वही मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। 1 2 3.56 अगेन प्रिंट अगेन सम, सो 123.56, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम वेरिएबल में आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे आपको एडवांटेज रहता है। क्लियर है? अच्छा, अलग अलग वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कैसे करने हैं, तो जैसे आपको स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है, तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे एक नाम दे दें, str दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे या तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करें जब भी आप लेटर्स वगैरह स्टोर कर रहे हैं किसी वेरिएबल में, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करें, या डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे आपको हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको सेमी कोलन या कोलन लगाने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली पाइथन जो है ये समझ जाता है, सिर्फ इंडेंटेशन से यहाँ पे काम चलता है, ठीक है। इंडेंटेशन मतलब जैसे आप कोई भी नेचुरल लैंग्वेज लिखते हैं तो उसमें आप पैराग्राफ के थ्रू बताते हैं ना कि एक पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है तो ये स्पेस छोड़ दिया हमने, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है फिर नेक्स्ट। तो वैसे ही यहाँ पे उसी फॉर्मेट में हम पाइथन के प्रोग्राम्स भी लिखते हैं, और इंडेंटेशन के थ्रू, इंडेंटेशन मतलब स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस के थ्रू हम ये पूरा स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर है वो कन्वे करते हैं कि इस ब्लॉक के अंदर ये सब ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर ये सब ब्लॉक। ब्लॉक मतलब एक सेट ऑफ लाइंस, ठीक है। आपका जैसे 100 लाइन का प्रोग्राम है तो 10 लाइन का एक ब्लॉक आपने मान लिया, ठीक।
अब यहाँ पे मैं इसमें दे दूं, मान लीजिए axiom, so I have given this axiom and let me print and str, so अभी इसको प्रिंट करते हैं हम एंड रन, तो axiom यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। जो भी नेमिंग कन्वेंशन है बस उसको फॉलो करना है और उसके बाद आप वहां पे वैल्यू देते जाएं, ठीक है। जो भी आपको वैल्यू वहां पे स्टोर करनी है वो वैल्यू दे दें और उसको आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अच्छा, यहाँ तो कन्वर्जन का ही प्रोग्राम, अभी कन्वर्जन पे हम नहीं आते हैं, कुछ और चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे ये प्रोग्राम है यहाँ पर 17 नंबर का जो सेल दिख रहा है उसमें जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है id, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन आपको उस मेमोरी लोकेशन का एक्चुअल या रेफरेंस ये कह सकते हैं आप, उस रेफरेंस को बताता है कि भाई जो देखिए आपके पास मेमोरी है, ठीक है, और वो मेमोरी जो है वहां पे एक मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। हर एक मेमोरी लोकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक एड्रेस दे दिया जाता है। जैसे कि किसी सिटी में अलग अलग लोकेशंस को अलग अलग नाम दे देते हैं हम, ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें कि हम इस सिटी के अंदर किस लोकेशन पे हैं। उसी तरह हम मेमोरी के अंदर अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि भाई ये कौन सी मेमोरी सेल की बात हो रही है, ये कौन सी मेमोरी ब्लॉक की बात हो रही है, ठीक है। और हाँ, क्योंकि जो ह्यूमन है उनको ये सारी न्यूमेरिकल चीजें जो है उनके लिए काफी कंफ्यूजिंग होती है, तो हम उनको एक फैसिलिटी देते हैं कि आप आपके हिसाब से इसको नेम कर लो, ठीक है। आप आपके हिसाब से जो भी इसको नेम देना वो नेम प्रोवाइड कर लो, और अल्टीमेटली ये नेम जो है ये मैप होता है जाके किसी एक एड्रेस पे, ठीक है। अ नेम विल बी मैप्ड टू अ एड्रेस, मतलब एक टेबल बन जाएगी कि ये जो मेमोरी लोकेशन है जो भी यहाँ पे दिख रही है 94163333 व्हाटएवर जो है, इसका जो नाम है अभी, इसका नाम अभी है ए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये मैपिंग होती है, ठीक है। क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं वो नेचुरल लैंग्वेज में प्रोसेस करना हमारे लिए ज्यादा इजी होता है, और कंप्यूटर के लिए नेचुरल लैंग्वेज में नहीं, कंप्यूटर के लिए बाइनरी फॉर्मेट में प्रोसेस करना, 0-1 के फॉर्मेट में प्रोसेस करना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्जन हमेशा चलता रहता है, और मैंने पहले भी लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था पाइथन का, तो वहां पे हमने बात की थी कि पाइथन का जो प्रोग्राम होता है वहां पे क्या होता है, जब आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के बाद, ठीक है, ये क्या होता है, इसको एक दूसरा प्रोग्राम जिसको आप कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं वो रीड करता है, ठीक है। और रीड करने के बाद इसको एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो किसी दूसरे फॉर्मेट में है, अब कंपाइल होने के बाद वो किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, और फाइनली फिर वो रन होगा, मतलब वो मशीन पे, हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट होने के लिए उसको उसका कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, मेमोरी को मैप किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आईडी जो फंक्शन है, ये आईडी फंक्शन आपको बताता है कि वो जो वेरिएबल ए है वो अभी कहाँ पर उसका जो भी रेफरेंस है या मेमोरी लोकेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 2 हमने एक लिया है वेरिएबल a, इसमें वैल्यू पास की है 2, और प्रिंट के अंदर ही, अच्छा प्रिंट के बारे में एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि प्रिंट फंक्शन के अंदर आप छोटे कुछ फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं, या कुछ छोटे एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी आप लिख सकते हैं। खैर बाद में वो देखेंगे, अभी कंफ्यूज मत होइए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम ये आईडी नाम का फंक्शन यूज कर रहे हैं इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये प्रिंट के अंदर ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ये मैसेज है, पहली चीज, ठीक है। मैसेज हम क्या दे रहे हैं, आईडी ऑफ ए इज ए इक्वल टू, ये मैसेज दे रहे हैं, और उसके बाद कॉमा लगा के
हमने आईडी फंक्शन को कॉल किया है आईडी ए, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये ए है, वेरिएबल ए, इसका जो भी आईडी है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आईडी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, रोल नंबर, जैसे कि नेम तो क्या एक एक क्लास में कई बार क्या होता है, सेम सिमिलर नेम के भी कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम एक रोल नंबर देते हैं ना हर एक को, एक रोल नंबर से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक ही स्टूडेंट हो, ठीक है, उस रोल नंबर का कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं हो, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसको रोल नंबर से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी जो ए है उसका यहाँ पे आईडी यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, क्लियर है। इसी तरह फिर यहाँ पे देखिए एक और फंक्शन नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, a इज इक्वल टू ए प्लस वन। तो अभी हमने क्या किया है, a में हमने जो भी वैल्यू थी उसको प्लस वन कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आईडी चेंज हो गया है। पहले देखिए आपको क्या दिख रहा है, 941633। एक बार मैं इसको रन भी कर दूं, ये पहले से रन किया हुआ प्रोग्राम है जिसका आउटपुट आपको अभी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पहले मैंने इसको रन किया था और ये मेरी नोटबुक मैंने सेव कर ली थी, तो इसमें आउटपुट भी सेव हो गया। लेट मी री रन एंड शो यू व्हाट इज द आउटपुट। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट टाइम मैंने रन किया था प्रोग्राम, तो उस टाइम पे ए वेरिएबल को कोई और मेमोरी लोकेशन अलॉट हुई थी। इस टाइम जब मैंने रीरन किया है तो उसको कोई और मेमोरी लोकेशन अलॉट हुई है, ठीक है। तो पहली लाइन तो ये हो गई। अब ये सेकंड लाइन पे ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, 945675। हाँ कनिष्क, क्या कहना चाह रहे हैं आप? Hello, sir. Sir, you have explained variable and data type. We store data type in variable. So, what is the application of this ID, memory allocation? We store data type in Sir, there are variables. There are data types. yes So, we store value in variable. yes So, sir, what is the application of this ID? Why we need to know this memory allocation of that? no you don't need to know we एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर करता हूँ, उस पर हम कुछ डिस्कशन करते हैं। देखिए लेट मी रब दिस इरेजर, ठीक है। सपोज दिस इज द मेमोरी, ठीक है, ये मेमोरी है आपके पास अवेलेबल, और इस मेमोरी में जो एक स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसमें आप एक पर्टिकुलर डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, एक तो हो गया वैल्यू, देखिए एक तो हो गया, सबसे पहले हम यहाँ पे कहते हैं वेरिएबल, एक तो हो गया ये, यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा है मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब इस 5 को सिर्फ स्टोर नहीं करना है, आगे प्रोसेस भी करना है, ठीक है। तो प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे ब्लॉक हैं ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस ब्लॉक में 5 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक नेम दे दिया इसको कि ए, इसे आप कह सकते हैं नेम,
या आइडेंटिफायर, ठीक है, आईडी, आइडेंटिफायर का शॉर्ट फॉर्म आईडी, ठीक है। एक हो गई वैल्यू, एक हो गया नेम, और एक हो गया टाइप। जो डेटा टाइप की आप बात कर रहे थे कि इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है इंटीजर, ठीक है, ओके। अब आप कह रहे हैं कि सर हमें उसकी लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन की जो एड्रेस है वो जानने की हमें क्या जरूरत है। तो वहां पे पर्पस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जानना नहीं है, वहां पे पर्पस ये है, ये डेमोन्स्ट्रेट करना कि पाइथन में जब हम वैल्यूज अपडेट करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ए में 5 स्टोर है, ठीक है, जब नेक्स्ट लाइन मैंने एग्जीक्यूट की a+1, तो अब ये वैल्यू हो गई है 6। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये a जो है, पहले इट वाज पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी लोकेशन, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो ये आपको मैं किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं, जब मैं आपको इसका एक्चुअल एड्रेस जो है, जो बाइनरी फॉर्म में जो एड्रेस है वो आपको शो कर दूं, ठीक है। तो बाइनरी फॉर्म में 0 1 के फॉर्म में तो मैं आपको शो नहीं कर सकता। आईडी फंक्शन क्या करता है, उसको एक इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में शो करता है। तो पर्पस ये है। अभी क्लियर है कनिष्क मैं क्या कहना चाह रहा Yes, हूँ, sir. ठीक है। तो Okay. मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सबको कि वैल्यू क्या है, डेटा टाइप क्या है, नेम क्या है, और एड्रेस जो हम बात कर रहे हैं, मेमोरी एड्रेस, वो क्या है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। Nope. कनिष्क आप, आपका अगर डाउट क्लियर हो गया तो आप हैंड को, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड। Okay, sir. ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं हमारी आईडी पे। तो अभी देखिए आप, जब यहाँ पे आपने ये सेकंड लाइन रन करी है, a इज इक्वल टू a+1, और इसके बाद हमने आईडी प्रिंट किया है, तो ये देखिए डिफरेंट आ रहा है, दिस इज डिफरेंट, सॉरी, क्लियर है, ये डिफरेंट आ रहा है। ये वैल्यू जो अभी मैंने जैसा फिगर में दिखाया था, कोई दूसरे ब्लॉक में स्टोर थी, और ये वैल्यू किसी दूसरे ब्लॉक, सॉरी, सेल में स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आईडी में आप डायरेक्टली वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे ए दिया आपने एक बार, अभी ए की वैल्यू करेंटली क्या है, 3 है, तो आप डायरेक्टली 3 भी दे सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, तो भी वो बता देगा कि ये कहाँ स्टोर है। तो देखिए अब ऑब्वियसली दोनों सेम चीजें ही हैं, चाहे आप ए कहें या 3 कहें, तो यहाँ पे वो दोनों चीजें सेम आ रही हैं। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन किया है बी, और इसकी वैल्यू 2 दी है, ठीक है। तो अब देखेंगे आप बी की वैल्यू क्या है, बी की यहाँ पे आईडी डिक्लेयर की गई है 20, और फिर 2 की डिक्लेयर की गई है, तो वो भी सेम आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं आपको बस डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था, the main aim was to demonstrate how the variables are processed in memory in case of Python, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, किसी दूसरी लैंग्वेज में एक ही सेल रहता है, उसी में वैल्यू चेंज हो जाती है, जहां 5 लिखा है वहां पे 6 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या जो भी है, ठीक है। बट पाइथन में क्या होता है, उसके अलावा एक दूसरी मेमोरी ले ली जाती है, और वहां पे ये वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी जाती है, और रेफरेंस जो है वो चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। पहले ए किसी और लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, अब ए दूसरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आते हैं हम, लेट मी डू दिस, a is equal to 2 and again b is equal to 2, okay. Now print id of a, and let me copy this, and print b, okay. देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है,
दोनों की आईडी सेम आई है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, इसका क्या मतलब है? तो फिर से वही वाला जो टेबल है एक बार देख लेते हैं उसको, वहां पे क्या हो रहा है। शायद, हाँ ओके, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ये स्टोर है, तो कुछ इरेज कर देते हैं हम, और ये ठीक है। हैंग हो गया शायद मेरा सिस्टम, जस्ट बी पेशेंट। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे 2 लिखा हमने इस मेमोरी लोकेशन पे, और ए असाइन कर दिया, मतलब एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुई विद द नेम ए, और वहां पे हमने स्टोर क्या किया 2, और इसके बाद हमने क्या किया, ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन, ए इज इक्वल टू 2, और इसके बाद हमने जो सेकेंड लाइन लिखी हमारी प्रोग्राम में, उसमें हमने लिखा बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब पाइथन जो है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, वो उसने देखा कि वैल्यू सेम है, ठीक है। आप ए में भी 2 ही स्टोर कर रहे हैं और बी में भी 2 ही स्टोर कर रहे हैं, तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे अलग से एक सेपरेट मेमोरी रिजर्व नहीं करेगा 2 के लिए, कि एक अलग से मेमोरी लोकेशन हो और उसमें फिर 2 स्टोर किया जाए और उसको हम बी कहें। वो क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पर एक नया रेफरेंस क्रिएट कर देगा बी। रेफरेंस मतलब अभी आप ऐसा समझ लीजिए, एक एरो जैसे होती ना, एक डिफरेंट साइन बोर्ड वाली एरो जो होती है, साइन की ये रास्ता इधर जा रहा है, ठीक है। तो वैसी कुछ साइन बोर्ड स्टेटमेंट समझ लीजिए। अभी बाकी वो रेफरेंसेस वगैरह क्या है वो डिस्कस करेंगे। कई बार क्या, मैं बोलते बोलते वो टर्म यूज कर लेता हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये एक नया यहाँ पे नेम दे दिया बी, और इसकी भी मैपिंग कर दी है किस पे, इसी सेल पे, ठीक है। इसलिए आपको दोनों आईडीज सेम दिख रहे हैं। क्लियर है? यहां से क्लियर हुआ इस एग्जांपल से? किसी को डाउट है? No. ओके, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे करना चाह रहे थे। तो इस तरह से बस ओवरऑल इस एक्सरसाइज का एम ये है कि आपको ये पता चल जाए कि मेमोरी जो है वेरिएबल्स किस तरह से प्रोग्राम में दी जा रही है, सॉरी इन पाइथन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को मेमोरी किस तरह से दी जा रही है, और उनमें जब अपडेशंस हो रहे हैं, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो किस तरह से ये मेमोरी का एलोकेशन हो रहा है वहां पे, ठीक है। होल आइडिया वाज दिस। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और है कि प्रिंट स्टेटमेंट में आप क्या कर सकते हैं। देखिए प्रिंट में एक तो पहले क्या हो गया, मैसेज आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने दे दिया हेलो हाउ आर यू, ठीक है। एक मैसेज ये हो गया, ये मैसेज आपने स्क्रीन पे देना है। एक तरीका ये है कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के आप थ्रू दे दें। फिर नेक्स्ट है कि आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी आप कोई मैसेज दे सकते हैं। मैसेज मतलब स्ट्रिंग, ओके। तो यहाँ पे ये मान लीजिए हेलो आई एम फाइन, एक अनदर मैसेज दे दिया, ठीक है। फिर प्रिंट में आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, जो अभी हमने देखा है, इसके पहले ही करके देखा है, ठीक है। इसके अलावा आप प्रिंट में कुछ एक्सप्रेशन, जैसे मैंने अभी फंक्शंस बताए, तो कुछ एक्सप्रेशन भी हैं वो भी दे सकते हैं। जैसे एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये एक और प्रोग्राम ए इज इक्वल टू 2
and b is equal to 3, then print value after addition is comma again a plus b. ओके, अब इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी, दो वैल्यूज को सम करना है। ये इस तरह के छोटे लॉजिक भी आप प्रिंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ओके, और वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरह से करना है, एक थोड़ा सा ये भी मैं बता दूं आपको। मल्टीपल वेरिएबल्स भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक मिनट, फर्स्ट नेम एक वेरिएबल बना लिया मैंने, कॉमा लास्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया मैंने निशांत, कॉमा कुमार। ओके, सॉरी, इसको प्रिंट नहीं किया मैंने तो आपको पता नहीं चला होगा। लेट मी प्रिंट ऑल्सो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रिंट एफ नेम फर्स्ट नेम एंड अगेन just copy this, paste and last name. Okay, देख क्लियर। तो एक मतलब एक लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक लाइन में आप एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये फैसिलिटी भी आपको पाइथन में अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा भी और चीजें हैं, तो वो हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम डिस्कस करते जाएंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर हम नहीं, क्योंकि नहीं लेट मी, एक और होगी हमारी अनटाइटल्ड वन। ओके सॉरी, ये बुक नोटबुक एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और है, आपको एक होता है आप टाइप भी डिस्प्ले कर सकते हैं कुछ यहाँ पे। एक मिनट, यहीं पे डिस्प्ले कर लेते हैं। वाई प्रिंट टाइप, सॉरी, टाइप ऑफ एंड लेट मी रन दिस। तो ये स्ट्रिंग, अभी क्लास भी लिख के आ रहा है, तो अभी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि क्लास अभी हमने डिस्कस नहीं की है। स्ट्रिंग यहाँ पे ये पता चल गया आपको कि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको मान लीजिए कभी क्लियर नहीं है, कई बार क्या होता है, ये सारी चीजें इसलिए नहीं है कि आपको इनको लॉजिक बिल्डिंग में यूज करना है। ये दीज आर द टूल टू नो एक्चुअल की आपकी प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस किस तरह से कर रहा है। ठीक है, कि कई बार क्या होता है, डिबगिंग वगैरह में भी हम इनका यूज करते हैं। हमको नहीं पता कि हमने ये जो वेरिएबल बनाया है, इसमें जो वैल्यू इनपुट हुई है वो प्रॉपर इनपुट हुई है या नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी जाती हैं, या कौन सी मेमोरी लोकेशन पे है, वैल्यू अपडेट हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए यहाँ पे ये जो हमने आईडी का डिक्लेरेशन किया, टाइप का डिक्लेरेशन किया, इस तरह के कई सारे फंक्शंस है। ये टाइप भी एक फंक्शन है।
जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, उसी तरह से टाइप भी एक पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करते हैं, ये तो हो गई वेरिएबल्स की बात कि भाई वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करना है और उनको किस तरह से प्रोसेस करना है। ठीक है, और साथ में हमने ये डिस्कस किया कि प्रिंट को किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, एक मिनट, इनपुट हमने यूज नहीं किया, एक बार इनपुट भी यूज करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यूजर से कोई वैल्यू रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यूजर मेरे को बताए कि व्हाट इज हिज फेवरेट कलर। ठीक है, तो एक वेरिएबल लेता हूं मैं, फेव एफ कलर। ठीक है, और यहाँ पे दिया मैंने इनपुट, और इनपुट के बाद मुझे जो भी मैसेज देना है, एंटर योर फेवरेट कलर। ओके, तो ये फेवरेट कलर जो भी है, आप यूजर से पूछ रहे हैं कि आप आपका फेवरेट कलर बताएं, और ये फेवरेट कलर जो है ये इस वेरिएबल एफ कलर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इसको प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और भी करनी है मुझे, वो मैं आपको यहाँ पे करके बता दूं। टाइप, प्रिंट टाइप ऑफ एफ कलर, एंड नेक्स्ट लाइन इज प्रिंट एफ कलर। ओके, अब देखिए ये प्रोग्राम जैसे ही रन हुआ, मैंने ये लाइन जैसे ही लिखी, तो इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, इनपुट फंक्शन फर्स्ट लाइन में देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है प्रोग्राम में, वेरिएबल लिया है मैंने एफ कलर, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो भी इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू रिकॉर्ड करेगा वो इस एफ कलर फंक्शन में वैल्यू इनपुट हो जाएगी। क्लियर? अब यूजर को कैसे पता चलेगा, आप कहेंगे सर ये मैसेज क्यों दिया आपने, मैंने इनपुट फंक्शन में ये फैसिलिटी दी गई है ताकि आप यूजर को ये बता सकें कि उसको किस तरह की वैल्यू एंटर करनी है, या आप यूजर से क्या डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अगर यूजर को पता ही नहीं है कि आप उससे क्या डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ एक ब्लैंक कर्सर स्क्रीन पे आ गया, तो यूजर क्या एंटर करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे यूजर को एक मैसेज दिया है कि प्लीज एंटर योर फेवरेट कलर, तो यूजर को समझ में आ गया, ओके फेवरेट कलर एंटर करना है। तो जैसे कि येलो करा उसने, तो येलो, येलो इज द फेवरेट कलर ऑफ माइन कह सकते हैं, अभी अभी तो मैं ही यूजर हूँ। अब यहाँ पे मैंने देखिए एंटर किया, तो ये इनपुट जो है ये कहाँ स्टोर हो गया, एफ कलर में स्टोर हो गया। और देखिए मैंने टाइप चेक किया है, टाइप मैंने यहाँ पे क्यों बताया है आपको चेक करके, क्योंकि हमें ये देखना है कि भाई जो भी वैल्यू आ रही है फंक्शन इनपुट से कीबोर्ड के थ्रू, उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो ये अभी आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो आपने ऑब्वियसली एक वर्ड इनपुट किया था, तो इसलिए उसने स्ट्रिंग लिया उसको। ठीक है, बट अभी अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसको चेंज करके भी देखते हैं कि वहां पे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एंटर योर फेवरेट कलर, तो कलर मैंने येलो किया था, तो ये टाइप पता, पहले तो मुझे वेरिएबल का टाइप पता चल गया कि उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे एस टी आर इज शॉर्ट फॉर्म फॉर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इसमें स्टोर है। और एफ कलर की हम बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे एफ कलर की जो वैल्यू है, जो उसमें इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पे प्रिंट किया गया। ठीक है, इस प्रोग्राम को फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, और अब की बार मैं उससे पूछता हूँ यूजर से, एंटर योर फेवरेट नंबर। ठीक है, अब मैं यूजर से एक नंबर कह रहा हूँ कि भाई आपका जो भी फेवरेट नंबर है वो आप एंटर करो। तो ऑब्वियसली मैं एक न्यूमेरिक डेटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूजर से। अब हम इसे रन करके देखते हैं, और अब इस केस में क्या आउटपुट आने वाला है उसको देखते हैं। तो देखिए ये मैसेज आ गया जैसा कि पहले के केस में आया था। अब मैं यहाँ पे फेवरेट नंबर एंटर कर देता हूँ, मान लीजिए 35, कोई भी नंबर है रैंडम। अब देखिए इसका टाइप भी स्ट्रिंग है,
इसका टाइप इंटीजर आना चाहिए था, ठीक है। अगर नॉर्मली जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए था कि भाई पाइथन में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल में जिस टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं वो उस वेरिएबल का डेटा टाइप बन जाता है ऑटोमेटिकली। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या स्टोर किया था, न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू, ठीक है। लेकिन मेरे को रिजल्ट में क्या मिला, ऑल्दो 35 डिस्प्ले हो रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है, बट इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो आप कहेंगे सर 35 डिस्प्ले क्यों हो रहा है फिर। तो देखिए स्ट्रिंग का मतलब सिर्फ लेटर्स में ही नहीं होता है, जो आपके ये नंबर्स हैं 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो सारी चीजें, मतलब कीबोर्ड पे जो आपको हर एक की दिख रही है ना, वो एक की एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसलिए आपको उसने 35 को एज अ न्यूमेरिक नहीं एक्सेप्ट किया है, उसने 35 को एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया है। अब इसका इशू क्या होगा, ठीक है। इसका इशू ये होगा कि, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका इशू क्या होगा। इसी प्रोग्राम में ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल और ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया ऐड, या मान लीजिए एबीसी नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, और इसमें मैंने एक और इंटीजर वैल्यू डाल दी है 10, एंड नाउ आई वांट टू ऐड ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस एफ कलर, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्ट्रिंग है, टाइप चेक करके बता दिया तो आपको पता चल गया। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं पता होता तो आप क्या करते, या आप कहते कि भाई यूजर ने अपना फेवरेट नंबर बता दिया है, अब मुझे एक और नंबर उसमें ऐड करके यूजर को एक मैसेज देना है या वो नंबर डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो क्या ये होगा यहाँ पे, एक मिनट प्रिंट करते हैं इसको। ABC, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसको रन करके क्या हमको मिल रहा है आउटपुट। फेवरेट नंबर 35, एंटर। देखिए एक मिनट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको स्क्रीन पूरी विजिबल हो जाएगी। ये है फाइनल मैसेज जो प्रोग्राम रन करने पे हमें मिला है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर पहली लाइन तो रन कर गई, फेवरेट नंबर क्या है, मैसेज आ गया, आपने नंबर एंटर कर दिया, वो नंबर स्टोर भी हो गया। लेकिन जब आपने उस नंबर को ऐड करने की कोशिश की, ये जो आपने सेकंड लास्ट लाइन लिखी है एबीसी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस एफ कलर, तो यहां पर उसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि इंटीजर है, एक तरफ इंटीजर है और एक तरफ स्ट्रिंग है। मतलब आप ए और 10 को सम कर सकते हैं क्या? नहीं। आप 10 और 20 को सम कर सकते हैं। ए और 10 का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइप मिसमैच हो गया। ये जो प्लस ऑपरेशन है ये दो इंटीजर वैल्यूज पे ही डिफाइंड है, तो यहाँ पे एक तरफ इंटीजर हो गया एक तरफ स्ट्रिंग हो गई, इसलिए यहाँ पे इसने एरर दे दिया। क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम आती है जब आप यूजर से वैल्यूज इनपुट कराते हैं, ठीक है। इनपुट कैसे कराना है वो मैंने आपको बता दिया, और इनपुट कराने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है ये भी मैंने बता दिया। अब प्रॉब्लम बताई है तो सोल्यूशन भी होगा, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमको यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। और ये चीज जो है इसी को हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं, या स्पेसिफिकली बोलें प्रोग्रामिंग के टर्म्स में तो इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए भी लिया था ताकि आपको इसकी नीड भी समझ में आ जाए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। टाइप कास्टिंग करना है वो किस तरह से करते हैं वो तो समझ में आ जाता है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है वो भी समझना जरूरी है।
तो अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम में ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक माइनर चेंज करना है। ठीक है, एक कीवर्ड है इंट। ठीक है, इंट इज द डेटा टाइप जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। बस इसके आगे ये आपने लगा दिया और ये ब्रैकेट के अंदर आपने ये पूरा जो लाइन थी उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, अभी आपने ये जो लाइन लिखी है, अब इसका क्या मतलब हो गया है। देखिए, सबसे अंदर से स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे अंदर जो है, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में एक मैसेज लिखा हुआ है। ये मैसेज होगा स्क्रीन पे डिस्प्ले। ठीक है, स्क्रीन पे डिस्प्ले होने के बाद जो यूजर है वो कुछ मतलब कर्सर वहां पे रुका रहेगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहां पर रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यूजर एक वैल्यू इनपुट नहीं कर देता। इनपुट कैसे समझ में आएगा, जब उसने मान लीजिए 35 एंटर करके 35 3 और 5 की प्रेस करके एंटर जब उसने प्रेस किया, तब आपको समझ में आया कि ओके, यूजर का इनपुट जो है वो कंप्लीट हो गया है और इनपुट फंक्शन उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, अब इनपुट फंक्शन ने जो जो वैल्यू रिकॉर्ड की है बाय डिफॉल्ट वो क्या है, वो स्ट्रिंग है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन हर वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट में ट्रीट करता है। ठीक है, या स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको प्लेस करता है। अब आप क्या चाह रहे हैं, इस लाइन के बाहर आपने एक और ब्रैकेट लगा के उसके बाहर इंट लिखा है, तो आप ये स्पेसिफाई कर रहे हैं इंटरप्रेटर को कि भाई ये जो वैल्यू आई है स्ट्रिंग के फॉर्म में, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दें, आप इसको इंटीजर के फॉर्मेट में या इंटीजर के डेटा टाइप में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यही हो रहा है यहाँ पे। और अब ये एफ कलर जो है ये इंट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, अब इसको रन करके देखते हैं क्या मिल रहा है हमें रिजल्ट। ये रहा 35। हमने फिर से वही वैल्यू मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ, आप कहेंगे सर एक ही वैल्यू क्यों ले रहा है, ताकि आपको रिजल्ट में डिफरेंसेस समझ में आए। कई बार क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि वैल्यू चेंज कर दी गई इसलिए तो नहीं चेंज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, इसीलिए मैं सेम वैल्यू को रेफर कर रहा हूँ। अब देखिए, मैंने इनपुट किया, अब देखिए प्रिंट जब हमने किया टाइप, तो अब क्या टाइप मिला हमको, इंट। इसके पहले हमको क्या मिल रहा था, स्ट्रिंग। ठीक है, और अब देखिए ये एडिशन भी हो गया बिल्कुल सक्सेसफुली और रिजल्ट भी हमारा हमको स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन कई बार हमें करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे ये जो टाइप कन्वर्जन है, जो मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन करके कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, मतलब मैं एज अ प्रोग्रामर मैंने स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया है इंटरप्रेटर को कि आपको इसका टाइप चेंज करना है। ठीक है, तो एक तरह की टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन ये होता है, और एक तरह की टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन होता है जब इंटरप्रेटर बाय डिफॉल्ट अपने आप ही ये टाइप में डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है या अपग्रेड कर देता है। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे है, ऊपर दिया हुआ है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, ये इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जो इंटरप्रेटर अपने आप कर दे रहा है, उसमें आपको कुछ भी इंस्ट्रक्ट करने की उसको जरूरत नहीं है कि भाई आप इसका टाइप चेंज करें। या यहाँ पे क्या कर रहा है, जो इंटरप्रेटर है वो अपने आप ही उसको जो टाइप है उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है इस प्रोग्राम में, फर्स्ट जो सेल है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो हमने वेरिएबल लिए हुए हैं, num1 और num2। एक में 1 2 3 है, एक में 1 5 6 है। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, इन दोनों को एक तीसरे वेरिएबल न्यू नम में आपने सम किया है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ये ओके, अच्छा ठीक। तो यहाँ पे देखिए सम कर दिया इन्होंने, और सम करने के बाद वही चीजें करिए, टाइप डिस्प्ले करा है सब हर एक वेरिएबल का, कि आपको समझ में आए कि टाइप क्या है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, तो थर्ड वैल्यू जो है, जो न्यू नम है, उसका भी टाइप
इंट ही है, ठीक है। यहाँ पे कोई ये लाइन गलत हो गई है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ नहीं है। हुआ क्यों नहीं है, या इसको एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने वैल्यू पास ना करके वेरिएबल पास कर दिए थे, इस लाइन पे आपने ये वेरिएबल लिख दिए थे, तो इनके टाइप के अकॉर्डिंग उसने न्यू नम का टाइप डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। बट हम इस टाइप की इम्प्लिसिट कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये ज्यादा आपको क्लियर करेगा। देखिए यहाँ पे एक वैल्यू है इंटीजर, एक वैल्यू है फ्लोट, है ना। फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू 1.56। तो अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में जो आएगा आपके पास 123 प्लस 1.56, रिजल्ट होगा आपका 124.56, ठीक है। 124.56 ये होगा फाइनल रिजल्ट। क्लियर है। और अभी देखिए आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है न्यू नम के बारे में। आपने ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनको ऐड कर दिया है और इसका रिजल्ट पास कर दिया न्यू नम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे आपकी तरफ से। अब यहाँ पे कंपाइलर जो है, सॉरी कंपाइलर का नाम है इंटरप्रेटर, क्योंकि इन केस ऑफ पाइथन देयर इज इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या है, वो ये समझ गया है कि देखिए यहाँ पे अगर मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया इसका टाइप, तो जो डेसिमल पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाएगा, वो मिस हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा रिजल्ट से। तो हमारा पूरा जो डेटा है वो स्टोर हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसने क्या किया, इंटरप्रेटर ने न्यू नम का टाइप उसने फ्लोट कर दिया, ठीक है, ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो पूरा का पूरा रिजल्ट इंटैक्ट रहे और आगे हम उसको प्रोसेस कर सकें, आगे की प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यू नम का क्लास सॉरी टाइप जो है ये फ्लोट बता रहा है आपको, ठीक है। num1 का इंट है, num2 का फ्लोट है और न्यू नम का भी फ्लोट है। क्लियर है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली ये समझ लिया, कंपाइलर फिर से सॉरी इंटरप्रेटर ने यहाँ पे ये समझ लिया कि अगर यहाँ पे अगर मैंने इसको अपग्रेड नहीं किया न्यू नम का डेटा टाइप, इसको फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ हमारा डेटा लॉस हो सकता है। तो उसको समझते हुए इसने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने दो लिए हैं, x इज इक्वल टू 2 और एक और वेरिएबल लिया हमने मान लीजिए y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रिंट, सॉरी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा तभी तो टाइप कास्टिंग होगी। z इज इक्वल टू y बाई 5 और अगेन यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम टाइप ऑफ सॉरी टाइप एंड z, ठीक है। और z की वैल्यू भी प्रिंट करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए रन किया हमने, अच्छा y बाई 5, ओके सॉरी y बाई x करना था मुझे। ओके ओके सॉरी 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 कैपिटल में लिख दिया है मैंने। हाँ ये चलिए, इस कुछ छोटी छोटी एरर्स भी आपको पता चल गई, क्या ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दोनों वैल्यूज इंटीजर हैं, 2 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमने अर्लियर एग्जांपल डिस्कस किया था, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था इसके हिसाब से, तो भाई ये दोनों इंटीजर हैं, तो ये जिसका रिजल्ट जो हम स्टोर कर रहे हैं वो रिजल्ट जिस वेरिएबल में जाएगा वो भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, अगर दोनों का टाइप सेम है तो। बट यहाँ पे आप देखें तो क्या हो रहा है, भाई x इंटीजर y इंटीजर बट z में फ्लोट आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिवीजन में जब हमने ये एक्सप्रेशन लिखा
और कंपाइल इंटरप्रेटर जब इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, तब उसने ये देखा कि ये डिवीजन ऑपरेशन है, एडिशन नहीं। ठीक है, दो इंटीजर्स का एडिशन नहीं, ये दो इंटीजर का डिवीजन है। तो इंटीजर में क्या चांसेस हैं कि दो इंटीजर्स को आप डिवाइड करें तो चांसेस हैं कि डेसिमल पॉइंट जो है वो भी, जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आ सकती है। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में आ सकता है। तो इस सिचुएशन को इंटरप्रेटर ने कंसिडर करते हुए इस z का टाइप जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे भी हमने इंटरप्रेटर को कुछ भी इंस्ट्रक्ट नहीं किया कि आपको इसका टाइप चेंज करना है। ठीक है, बट उसने जो भी लॉजिक था उसको समझते हुए यहाँ पे ये चेंजेस किए। ठीक है, तो दो तरह के चेंजेस होते हैं इसमें। एक जो प्रोग्रामर अपनी तरफ से स्पेसिफाई करता है, जिसको आप एक्सप्लिसिट कहते हैं, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। और दूसरा होता है इम्प्लिसिट, जो कि इंटरप्रेटर जो है वो अपने आप समझ कर, जो उसकी समझ है उसके हिसाब से, जो भी उसमें लॉजिक बिल्ड किया गया उसके हिसाब से वो चीजों को एनालाइज करके चेंज कर देता है एक टाइप को दूसरे टाइप में। तो वो होता है आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, किसी का इसमें कोई डाउट है, ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो हमने बात की अभी इसकी? No, Nishant. ओके, अब थोड़ा सा हम अपने डिस्कशन को आगे करते हैं और यहाँ पे देखें एक चीज और है। यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो वेरिएबल्स की हमने बात कर ली, वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है। ठीक है, उसके बाद उनमें वैल्यूज इनपुट यूजर से किस तरह से करवानी है। ठीक है, और अगर हमें कुछ टाइप की दिक्कत आ रही है, डेटा टाइप्स की दिक्कत आ रही है, तो उसको हमें किस तरह से रिमूव करना है। साथ में हमें स्क्रीन पे किस तरह से जो भी आउटपुट है वो हमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़े से मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमें परफॉर्म करने हैं। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग में कई सारे ऑपरेशंस आते हैं, लॉजिकल, मैथमेटिकल। तो अभी हम सिर्फ मैथमेटिकल की बात कर रहे हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमें परफॉर्म करने हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स, पाइथन लैंग्वेज में कुछ ऑपरेटर्स डिफाइन है, आप उनका यूज कर सकते हैं। तो उन ऑपरेटर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, ये ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर बेसिकली सिंबल्स है। ठीक है, और नॉर्मली वही सिंबल्स हैं जो आप मैथ्स में यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर नेम से ही क्लियर है कि जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। और ये ऑब्वियसली न्यूमेरिक वैल्यूज, आइदर फ्लोट वैल्यूज और इंटीजर वैल्यूज पे एप्लीकेबल। ठीक है, अब ये इन सिंबल्स को ऑलरेडी इनकी फंक्शनिंग जो है वो डिफाइन की जा चुकी है पाइथन में। ठीक है, और इनको किस तरह से यूज करना है बस हम वो देख रहे हैं। ठीक है, कौन सा सिंबल क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल हमने लिए हैं, एक है x एक है y। x में ले लिया हमने 100, y में ले लिया है 4। एक बार इसको रन कर देता हूँ ताकि आपको, एक मिनट पहले मुझे, ओके सॉरी, कंट्रोल ऊपर था तो मुझे यहाँ पे इस सेल को हाईलाइट करना पड़ेगा। अब देखिए इसको रन किया है मैंने और अब ये आउटपुट फिर से आए हैं, या वैल्यूज में अपडेट कर देता हूँ तो आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। 200 और 5 कर लिया तो वैल्यूज डिफर हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू। क्लियर? अब देखिए x प्लस वाई सबको क्लियर है, क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। माइनस भी क्लियर है, माइनस का सिंबल। मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मैंने कमेंट दिए, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। देखिए पाइथन में जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो एक तो ये हो गई आपकी ये लाइंस जो हैं, जो मेन आप कह सकते हैं जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस जिनको आप लिख रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन, दिस इज वन इंस्ट्रक्शन, और इसको आप स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट प्लस एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन जैसे ये एक्सप्रेशन होंगे, एक्सप्रेशन मतलब
a instruction which will evaluate to something, which will evaluate to a given value, given नहीं, evaluate to a particular value, ठीक है, either integer or boolean or any other kind of value, ठीक है। तो अगर वहां से कुछ वैल्यू जनरेट हो रही है, नई वैल्यू, तो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। अदरवाइज बाकी जो स्टेटमेंट्स, बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, और इस तरह की लाइंस जो हैं उनको आप एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम में स्टेटमेंट होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, बट प्रोग्राम्स में हम कमेंट भी लिखते हैं, ठीक है। और कमेंट लिखने के लिए पाइथन में आप हैश का सिंबल यूज करते हैं। हैश के साथ आप यहाँ पे कुछ कमेंट्स का पर्पस क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरे कमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं। हैश के साथ जो लाइंस हैं वो कमेंट्स हैं, ठीक है। तो कमेंट्स का पर्पस ये है कि आप जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो आप एक, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपने प्रोग्राम बना लिया, लॉजिक बना लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप उसी प्रोग्राम को रेफर करते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है कि अरे ये लाइन मैंने क्यों लिखी थी, या फिर आपको उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो आपको चीजें समझ में आती है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक नोट, जैसे आप बुक, कभी आपने बुक रीडिंग करी होगी, तो बुक्स वगैरह में हम पढ़ते हैं, तो कहीं पे कुछ हमें समझ में नहीं आया तो उसको अंडरलाइन कर लिया, या उससे रिलेटेड कुछ नोट डाल दिया, या आप लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, आप पढ़ते जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, फिर आपने कुछ नोट कर लिया वहां पे, तो ऐसी नोट जैसी चीज आपको ऐड करनी होती है इस प्रोग्राम में, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप ही उस प्रोग्राम को रेफर करें तो आपको क्लियर हो जाए कि ये लाइन क्या स्पेसिफाई कर रही है, या कोई और पर्सन भी उस प्रोग्राम को रेफर करे तो उसको भी क्लियर हो जाए। तो ठीक है, तो ये कमेंट का पर्पस रहता है। आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां पे लिखनी है तो वो कमेंट के फॉर्म में लिखते हैं आप, ठीक है। और इसको इंटरप्रेटर क्या करता है, इसको नेग्लेक्ट कर देता है, वो इसको रीड नहीं करता, वो एज इट इज स्टोर रहती है, ठीक है। मेन जो वो लाइन्स है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको रीड करता है। तो यहाँ पे ये सारे कमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे जो कमेंट्स पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ और आउटपुट है कि कुछ और यहाँ पे वैल्यूज बताई गई हैं, बट आप कहेंगे यहाँ पे चेंज आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने वैल्यूज चेंज की थी। ये पुरानी जो वैल्यूज हैं उनका आउटपुट है कमेंट में, तो उससे कंफ्यूज ना हो, आप जो नीचे आउटपुट आ रहा है आप उसको देखें, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका एडिशन का सिंबल, बहुत ही क्लियर है, उसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, डिवीजन का सिंबल, ठीक है। डिवीजन का सिंबल और डिवीजन के बाद फ्लोर डिवीजन, ये फ्लोर डिवीजन थोड़ा सा यहाँ पे एक नया डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, देखिए आपने मान लीजिए दो वैल्यूज हैं, उनको डिवाइड, ठीक है, और कुछ रिजल्ट आया आपका डेसिमल्स में 25 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, ठीक है। तो फ्लोर क्या करता है, देखिए फ्लोर और सीलिंग, तो सीलिंग जो होती है, या हम उसको रूफ को सील कहते हैं, और फ्लोर मतलब जो आपका जो लोअर वैल्यू है, जो लोअर लिमिट है, उसको हम फ्लोर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी डेसिमल वैल्यू आ रही है तो वो ट्रंकेट हो जाती है, और जो लोअर वैल्यू है सिर्फ वो रह जाती है। जैसे 2.23 आ रही है तो वो 23 को नेग्लेक्ट कर देगा। और फ्लोर डिवीजन मतलब कि आप जो भी लास्ट, जो इंटीजर वैल्यू, आप सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको इस तरह का डिवीजन करना है, और आप जो डेसिमल पार्ट है आप उसको इंक्लूड नहीं करना चाहते आगे के, आप राउंड ऑफ में कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की यहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है, एक फ्लोर डिवीजन है। तो यहाँ पे आपको जो डिवीजन का है फॉरवर्ड स्लैश, वैसे ही यहाँ पे आपको 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाने हैं और आपका फ्लोर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो वैल्यू जो है ये ऑटोमेटिकली, जैसे 200 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू जो है वो 4 आएगी आपको, सॉरी 40 आएगी, तो वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रही है। बट मान लीजिए इसको मैं 6 कर दूं, तो देख लेते हैं 6 में क्या होगा। देखिए 33 हो गया, x डिवाइडेड बाय y किया तो 33.333333 आ रहा है, ये हाईलाइट किया मैंने। और y से डिवाइड किया तो देखिए 33 हो गया, है ना। डेसिमल पार्ट जो है वो नेग्लेक्ट हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है डेमोन्स्ट्रेशन। और इसके बाद है एक्सपोनेंट। तो पावर, पावर जो कहते हैं ना, पावर फंक्शन,
तो x की पावर y, ठीक है। तो x की पावर y यहाँ पे ये उल्टा यहाँ पे लिख दिया है, ये y एंड x, कमेंट में थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो y की पावर x, तो यहाँ पे आपको y है 6 और उसकी पावर आपने कर दी 200, तो 6 की पावर 200 करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे अभी आपको करंटली स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। दिस इज द वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं पाइथन में, इतने ही नहीं है, इनके अलावा भी और हैं। बाकी जिनकी जैसी जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमको, तो हम उनको डिस्कस करते जाएंगे, या आप इनको खुद से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी, किसी बुक से या किसी वेब रिसोर्स से, इजीली अवेलेबल हैं। ज्यादातर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो इसलिए इसमें यहाँ पे मैंने ज्यादा इसको डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गए कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, ठीक है। कई बार हमें क्या होता है, कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के कंपैरिजन भी करने होते हैं। लॉजिक बिल्डिंग की प्रोसेस में ये सब आता है हमारा। कई बार हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए आप क्या करते हैं कि भाई आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर लेते हैं। आपको कुछ लॉजिक बिल्डअप करना है जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप के कंपैरिजंस इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या करते हैं कि ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख लीजिए आप एक बार। दो हमने वैल्यूज ली हुई है, एक्स में 12 है, वाई में 20 है, और इसके बाद डिफरेंट इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये हमने प्रिंट के अंदर ही यूज कर लिया है, ताकि क्योंकि ये स्मॉल एक्सप्रेशंस थे, तो हमने प्रिंट के अंदर ही लिख लिया है। बाकी अदरवाइज आप चाहें तो सेपरेट स्टेटमेंट में भी इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सेम विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना, कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सर वहां पे तो प्रिंट के साथ ही लिख लिया था। आप चाहें तो सेपरेटली भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब देखिए, पहला है आपका ग्रेटर देन, तो ये बताता है कि इज x इज ग्रेटर देन y, तो ऑब्वियसली 12 इज नॉट ग्रेटर देन 20। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट आपको मिलता है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में तो आपको रिजल्ट कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आइदर आपको दो ही रिजल्ट मिलेंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब जो आपने कंपैरिजन किया है, या तो वो कंपैरिजन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, या करेक्ट वो कंपैरिजन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर करेक्ट है वो कंपैरिजन, मतलब आप ये कंपेयर कर रहे हैं कि x y से बड़ा है, तो क्या चांसेस हैं, या तो x बड़ा होगा या तो x y से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। तो अगर ट्रू है मतलब सही है तो ट्रू, और अगर नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। सो ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे दो ही आउटपुट मिलते हैं आपको रिजल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्स वाई का जो रिजल्ट है, यहाँ पे प्रिंट, ये जो लाइन लिखी है मैंने, प्रिंट के अंदर x ग्रेटर देन y, तो ये क्या रिटर्न कर रही है, ये रिटर्न कर रही है फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स के रिस्पेक्ट में ही वैल्यूज आपको, रिजल्ट जो है वो ट्रू फॉल्स में ही मिलेगा। तो ऑब्वियसली 12 इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पे फॉल्स मिला है। सेकंड है लेस देन, तो क्या x लेस देन y है, तो ऑब्वियसली 12 इज लेस देन 20, तो यस x इज लेस देन y, तो ट्रू। अब x इक्वल टू y, नहीं, तो 12 20 के बराबर नहीं है। ये देखिए यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और मैं हाईलाइट कर दूं, असाइनमेंट, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मतलब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं, या उस वेरिएबल में वो वैल्यू आप पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू होता है, ठीक है। और मैथ्स में जो इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं, वो यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इस डबल सिंबल के थ्रू यूज करते हैं। डबल इक्वल टू का जब हम सिंबल लगाते हैं, दैट मीन्स नाउ वी आर कंपेयरिंग वेदर x इज इक्वल टू y और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल इक्वल टू का सिंबल लगाया हमने, x इक्वल टू y, तो यहाँ पे x इक्वल टू y नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ देखिए ये रिजल्ट आपको फॉल्स मिला है, सॉरी ये लाइन। फिर इसके बाद नॉट इक्वल टू, एक और ऑपरेटर है आपका नॉट इक्वल टू, मतलब क्या दोनों वैल्यू बराबर हैं, एक तो ये चेक कर लिया, ठीक है।
लेकिन आपको ये भी चेक करना है क्या ये दोनों वैल्यू बराबर अलग अलग हैं। तो हाँ, ये दोनों वैल्यू अलग है, नॉट इक्वल टू है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है, तो इस तरह से भी कंपैरिजन करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो ऑब्वियसली 12 इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू y, तो फॉल्स आ गया है। और इसके बाद इसी तरह लेस देन और इक्वल टू, तो ऑब्वियसली 12 इज लेस देन, तो ये ट्रू आ गया है। यहाँ पे दो चीजें एक बार में कंपेयर करते हैं, आइदर ग्रेटर हो या इक्वल टू हो तो ट्रू आ जाएगा दोनों केस में, अगर ग्रेटर है तो भी और इक्वल टू है तो भी। वहीं से सेम लेस देन और इक्वल टू में क्या होगा, आइदर लेस देन है और इक्वल टू है तो भी यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स की हम बात कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ट्रू, y इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बूलियन वैल्यूज दी गई हैं इनको। अब इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स से हम कंपेयर कर लेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब एंड और नॉट, ये सारे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए x एंड y, तो जिन लोगों ने थोड़ा सा मैथ्स का बैकग्राउंड है वो समझ पाएंगे। यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल जैसी चीज बनती है, तो ट्रू एंड ट्रू विल गिव यू ट्रू, एंड ट्रू एंड ट्रू, सॉरी फॉल्स एंड ट्रू विल फॉल्स, वो एंड और का एक टेबल बनता है। तो अभी मैं ये वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, थोड़ा सा डिविएट हो जाएगा हमारा। बट एक बार आप इसको स्टडी करिएगा कि ये ट्रुथ टेबल क्या होता है ना, ट्रुथ टेबल क्या है और उसका मतलब क्या है, और ये लॉजिकल ऑपरेशंस क्या हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए हैं, x एंड y, x और y, x नॉट x, ठीक है। तो देखिए ये ट्रू है x, y फॉल्स है, तो एक ट्रू और फॉल्स पे एंड लगाया जाए तो फॉल्स आता है, वही हो रहा है यहाँ पे। फिर दोनों केस में ना y की वैल्यू यहाँ पे फिर से चेंज करके, अच्छा यहाँ पे ये दो बार रिपीट हो गया, सॉरी चेंज नहीं है, ये रिपीट हो गया ये, सॉरी नीचे वाली लाइंस जो है ये रिपीटेड है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इतने पे आप ध्यान दें, ये रिपीट हो गया। तो यहाँ पे x एंड y, ट्रू एंड फॉल्स विल गिव यू फॉल्स, फिर ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स और ऑपरेटर है तो इट विल गिव यू ट्रू, और नॉट में अगेन फॉल्स, ठीक है। नॉट मतलब उल्टा, ठीक उल्टा, अगर x ट्रू है तो उसकी वैल्यू फॉल्स कर दी जाएगी, अगर फॉल्स है तो उसकी वैल्यू ट्रू कर दी जाएगी, जो भी है उसका अदर को पार्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करी, क्लियर। अब एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक छोटा सा प्रोग्राम किस तरह से हम बना सकते हैं, मान लीजिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया है उस डिस्कशन पे हमने ऑपरेटर्स डिस्कस कर लिए, हमने वेरिएबल्स डिस्कस कर लिए, हमने प्रिंट फंक्शन डिस्कस कर लिया, हमने इनपुट किस तरह से लेना है यूजर से वो डिस्कस कर लिया, और कन्वर्जन किस तरह से करना है वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, हम क्या चाह रहे हैं, हम जो भी पर्सन है उसकी एज कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना छोटा सा एक प्रोग्राम, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको किसी की भी डेट ऑफ एज कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उससे आपका बर्थ ईयर जो है वो इनपुट करवा लें, और जो भी करंट ईयर है, तो करंट ईयर अभी 2021 है, तो 2021 में से हम बर्थ ईयर को जो है वो अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको एज मिल जाएगी उस पर्सन की, ठीक है। बहुत सिंपल लॉजिक है, क्लियर। तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बर्थ ईयर, और इसमें हमने इनपुट किया है, यूजर को एक मैसेज दिया है कि प्लीज एंटर योर बर्थ ईयर, ठीक है, योर बर्थ ईयर। तो यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर करी वो इस बर्थ ईयर वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब इसके बाद अच्छा यहाँ पे टाइप भी हमने इसका डिस्प्ले कर दिया, फिर हमने यहाँ पे एज इसकी कैलकुलेट की,
तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, टाइप कास्टिंग यहाँ पे ना करके हमने यहाँ पे करी है, इस एक्सप्रेशन में करी। तो आप ऐसा नहीं है, फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप चाहें तो बाद में भी आके टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको जब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अभी बताई थी, तो हम जहाँ इनपुट ले रहे थे वहीं पे हमने टाइप कास्टिंग कर ली थी। तो आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको हर बार इनपुट लेते वक्त ही कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद नहीं कर सकते। आप उसको बाद में भी लेटर ऑन भी किसी एक वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, तो उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंटैक्स है। जिस भी टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करें, उस टाइप का जो भी कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे इंटीजर के लिए इंट कीवर्ड है पाइथन में, तो वो कीवर्ड लीजिए, ब्रैकेट लीजिए, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाइए, उस ब्रैकेट के अंदर आप जिस भी वेरिएबल को कन्वर्ट करना है उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गिवन टाइप में। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट, ठीक है, एज 2021 हमने लिया है और इसको सब्ट्रैक्ट किया है बर्थ ईयर से, और इसके बाद हमने स्क्रीन पे एक मैसेज दे दिया है, योर बर्थ ईयर इज सॉरी योर एज इज इन ईयर्स। तो यहाँ पे ये आपने इस तरह से आप एक छोटा सा प्रोग्राम, क्योंकि अभी तक आपको लगेगा कि अभी बहुत सारी सिर्फ हमने बातें ही करी हैं और प्रोग्राम इतनी सारी, इतना जो हमने डिस्कशन किया इसके बेसिस पे हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम इस जितना हमने डिस्कशन किया है इसके बेसिस पे हम कई सारे सिंपल प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो सिंपल प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल ऑफ अ फंक्शन है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, आप कह सकते हैं कि किसी नंबर को रिवर्स, चलिए रिवर्स अभी मत करिए, रिवर्स भी कर सकते हैं आप। रिवर्स करने का जो लॉजिक है, रिवर्स किसी नंबर को रिवर्स कैसे करें, तो आप रिवर्स कर सकते हैं। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इसके अलावा आप यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपने एक नंबर ऑफ वैल्यूज की एवरेज कैलकुलेट करनी है, या इसके अलावा आप जो डिफरेंट, और मान लीजिए आपको कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, या आपको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो सारी चीजें, इस टाइप के प्रोग्राम्स आप करें। और उसके बाद आप उसमें कोई एरर आती है या आपको कोई दिक्कत आती है, तो वो हम कल की क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास जो है आपकी यूजुअल टाइम पे रहेगी, दैट इज ऑन द 3:30। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैंने काफी देर से कई सारी चीजें डिस्कस की हैं, तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। Not at such right now. Nishant. हेलो सर, हाँ सतेज, हाउ टू, आपने जो बोला वो रिवर्स नंबर का कैसे करेंगे? नहीं वो आप उसको पहले कोशिश तो करो जैसे मैंने कहा वैसे ही मैं बता दूं, तो फिर आप कोशिश कैसे करोगे? आप थोड़ी सी कोशिश करो। वैसे तो ये सारी चीजें जो प्रोग्राम मैंने बोले ना, ये बहुत ही सिंपल है, और ये सारे मतलब आपको कहीं भी अवेलेबल है, इन एनी, मतलब आपको टाइप करने की भी देर नहीं है, वो सारी चीजें अवेलेबल है। यस यस, एक बार आप, हाँ, आप उसको एक बार करके देखें, नहीं तो हम कल की क्लास में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक ओके है, सर। ये प्रोग्राम सिर्फ आपके इसलिए है कि जो अभी तक हमने जो सिंटैक्स लिया है, जो डिस्कस किया है, थोड़ा सा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और साथ में चीजें भी समझ में आएंगी। क्या है कि अभी तो मैं तो करता जा रहा हूँ और मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो आपका भी क्या है, सिर्फ पैसिव पार्ट चल रहा है ना, आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, पैसिवली इन्वॉल्व है। ठीक है, पैसिवली मैं आपको बताता जा रहा हूँ, सॉरी एक्टिवली मैं बता रहा हूँ, पैसिवली आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि सुनने और देखने में चीजें समझ में आ जाती हैं, बहुत इजी लगती हैं, बट जब हम खुद से कोड करने जाते हैं तो फिर हमें कंफ्यूजन होता है कि अच्छा ये लिखना था या ये लिखना था, ऐसा करना था, या ये कीवर्ड है या इसका फॉर्मेट ये है,
या आप किस तरह से करें। तो मेन जो हमारा पर्पस है इस पूरी जो आपकी ये सेशंस चल रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और आप प्रॉपर जो सारी चीजें हैं, मतलब सिर्फ पैसिवली इन्वॉल्व ना रहें, एक्टिवली इन्वॉल्व रहें। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। ये जो 3-4 प्रोग्राम मैंने बताए हैं, मेरे को नहीं लगता आपको हार्डली हाफ एन आवर भी लगेगा। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए हैं और बहुत ही सिंपल लॉजिक भी है उसमें, ज्यादा सोचने वाला लॉजिक भी नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ये सबको पता है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है, ये सबको पता है, फैक्टोरियल का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, फैक्टोरियल नहीं उसके बाद मैंने कहा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। रिवर्स जो नंबर करना है ये भी बहुत सिंपल है। और एक चीज, एक प्रोग्राम और बिल्कुल बनाइएगा आप, ये भी मैं चाहूंगा, आपको स्वैपिंग करनी है वैल्यूज की। दैट मीन्स मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एक बार स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ। लेट मी रब दिस। ठीक है, मान लीजिए ये, ओके ये तो लाइन हो गई। देर आर 2 वेरिएबल्स। अरे यार ये सॉरी, थोड़ा सा हैंग हो जा रहा है ये सिस्टम। हाँ, ये रहा ए और ये है बी। ठीक है, और मान लीजिए ए में आपने डाला है वैल्यू 5 और बी में आपने वैल्यू है स्टोर की 10। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएं। हाँ कर सकते हैं, लॉजिकली कर सकते हैं, फिजिकली तो नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी हमने देखा था पाइथन के केस में कि सेपरेट मेमोरी लोकेशन ले लेता है। बट लॉजिकली ये वैल्यूज किस तरह से इंटरचेंज हो सकती हैं, स्वैपिंग। ठीक है, कि फर्स्ट टाइम आपने प्रिंट किया तो ए में 5 मिल रहा है, बी में 10 मिल रहा है, और नेक्स्ट टाइम जो भी आपको लॉजिक लगाना है, वट एवर लॉजिक यू हैव टू अप्लाई, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो लिखने के बाद आपने नेक्स्ट टाइम प्रिंट किया तो ए में आपको 10 मिले और बी में आपको 5 मिले। ठीक है, ठीक है, तो ये ए इज इक्वल टू 10 हो जाए और बी इज इक्वल टू 5, ये वैल्यूज इंटरचेंज हो जाए। ठीक है, और इसमें दो दो स्कीम्स रहती हैं। एक होती है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब आप चाहें तो एक थर्ड वेरिएबल यूज कर सकते हैं, उसका यूज करके कर सकते हैं, और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यूजिंग थर्ड वेरिएबल मतलब ये तो 2 वेरिएबल हो ही गए, इनके अलावा एक और वेरिएबल की आप हेल्प ले सकते हैं स्वैपिंग करने के लिए। और एक ऑप्शन होता है यहाँ पे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब आपको कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं दो का यूज करके आपको ये इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी बनाइएगा, ये काफी सिंपल प्रोग्राम्स हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, एवरेज का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, इस तरह के, या फिर आप और भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपने यूजर से कुछ वैल्यूज इनपुट करवा ली, उससे डिफरेंट, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करवा लिए, और उसके बाद आपने उसका जो मार्क्स है उसका एवरेज कैलकुलेट करके या उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके यूजर को डिस्प्ले किया कि आपकी ये फाइनल ग्रेड आई है।
तो आप उसको वो ग्रेड बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोग्राम, तो ये 4-5 प्रोग्राम आप करिएगा। ये प्रोग्राम समझ में आ गया जो स्वैप मैं कह रहा हूँ? इसमें किसी को डाउट है कि मैं क्या कह रहा हूँ? आ गया समझ निशांत। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स आप बनाइए, और जितना भी आज हमने डिस्कशन किया है वो सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। और अभी मैं आपको ज्यादा प्रोग्राम आज के लिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कल मैं आपको एक लंबी लिस्ट दूंगा, क्योंकि कल तो हम थोड़ा और डिस्कशन आगे हमारा कंटिन्यू कर लेंगे, तो कई सारी चीजें फिर आप और वहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर थोड़े से मैं आपको ज्यादा प्रोग्राम्स दूंगा, बट ये आप सभी लोग करके जरूर आए कल, एटलीस्ट ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मतलब ये बेसिक लेवल है, इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। Not yet. ठीक है, इन केस किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो हम अभी ये सेशन जो है एंड कर रहे हैं, एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो एट 3:30 इन आफ्टरनून। Okay, sure. ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। Good Good night. night, Nishant. Bye, guys.